हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे हैं? चलिए। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि कल हमने अपने चैप्टर नंबर 16 को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 जो कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16, ये दोनों ही चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट हैं। 5 नंबर की ये यूनिट है जिसमें 3 चैप्टर थे, 14, 15, 16। तो जो 5 नंबर के आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो इन्हीं 2 चैप्टरों से मिलेंगे, 15वें पार्ट से और 16वें पार्ट से। ठीक है, हाँ, बहुत ही नॉर्मल यूनिट है। कंसेप्चुअल पूरे टॉपिक थे 15 पार्ट में और 16 पार्ट में, जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। जितनी भी विधियां हैं, चरण हैं, जो भी प्रोसेसिंग है इसमें, वो सारी चीज़ हमने आपको क्लियर रूप से बता दी है। ठीक है, हाँ, पूरी बायोटेक्नोलॉजी है ना भाई। तो आप ध्यान रखना, सभी विधियों को, जितनी भी विधि हैं उन सभी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना और अभी से इनको याद करते हुए चलना। ठीक है, अब हमारी बॉटनी की लास्ट यूनिट रह गई है, लास्ट यूनिट, जिसमें हमारे 4 चैप्टर हैं, 17, 18, 19, 20, जिसमें से जो चैप्टर नंबर 17 है वो न के बराबर है, उसे नहीं समझो तो बेहतर है ना। मतलब कुछ भी नहीं है, वो केवल क्या है, एक पन्ने का चैप्टर है और उसमें केवल जो हमारी फसलें होती हैं तो उसमें उनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे अनाज वाले पौधे, दलहन वाले पौधे, रेशे वाले पौधे, मसाले वाले पौधे, है ना, ऐसे। तो केवल उनका हल्का सा वर्गीकरण है जो हम वैसे ही सभी जानते हैं, है ना। जानते हैं ना कि भाई अनाज वाले पौधे को कौन से, तो आप कह सकते हैं गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार, चावल हैं, ये सब अनाज वाले हैं। दलहन वाले हमारे सोयाबीन वगैरह, चना वगैरह, ये सभी दलहन वाले ना, ऐसे। तो चैप्टर नंबर 17 तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 18। बता दूं, ये जो लास्ट यूनिट है ये भी 5 नंबर की यूनिट है। ठीक है, 5 नंबर की यूनिट है ना। और इस 5 नंबर की यूनिट में सबसे सरल चैप्टर हैं। एक 18वां चैप्टर थोड़ा आपको टिपिकल इसलिए पड़ेगा क्योंकि थोड़ा लंबा है और उसमें याद करने वाली बातें हैं, है ना। वैसे बहुत नॉर्मल ही वो चैप्टर है। तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर चैप्टर नंबर 18 को मैंने क्लास में डायरेक्ट बुक से ही पढ़ाया था और वहाँ पे मैंने अंडरलाइन करवाई थी लाइन कि केवल आपको यही पढ़ना है, मतलब पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ना है। समझ रहे आप मेरी बात को? हाँ, तो जो क्वेश्चन वहाँ से आने थे वो मैंने सारे उनको बता दिए, वही क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब हम क्या करें, अब जैसे ऑनलाइन क्लास है तो मैं बुक से तो आपको पढ़ा नहीं सकता। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो चैप्टर नंबर 18 है उसके मैं नोट्स बनाऊंगा। समझ रहे आप मेरी बात को? सेलेक्टिव नोट्स बनाऊंगा, या तो आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा या फिर मैं बोर्ड पर उनको लिखकर नोट्स बनाऊंगा। बिल्कुल पॉइंट वाइज पॉइंट हम नोट्स बनाएंगे। ठीक है, समझ रहे आप मेरी बात को? यदि मुझे टाइम मिल गया तो मैं पीडीएफ बनाकर आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको पढ़ लेना, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, या फिर हम ऐसा करेंगे, इस बोर्ड पर ही पूरे पॉइंट लिखकर आप उनको स्क्रीनशॉट या नोट्स यहाँ से उतार सकते हैं। दोनों में से जो सा हमें उचित लगेगा वो देख लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, अभी अपने 18वें चैप्टर को थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेने देते हैं, है ना। तो फिर हम बात करेंगे अपने 19वें चैप्टर और 20वें चैप्टर की। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट हैं, 2-2 दिन के चैप्टर हैं, केवल ज़्यादा दिन के नहीं है। तो आज हम जो बात करेंगे
अपने चैप्टर नंबर 19 के बारे में बात करेंगे, और जिस चैप्टर का नाम है प्रतिपालनीय कृषि, जिसको सस्टेनेबल फार्मिंग भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल फार्मिंग, यानी कि प्रतिपालनीय कृषि। तो आइए देखते हैं ये प्रतिपालनीय कृषि क्या है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरी यूनिट है वो आर्थिक, वनस्पति और मानव कल्याण की है। अर्थात हम इसमें उन प्लांटों के बारे में बात करेंगे जो हमें आर्थिक रूप से सहायता करते हैं, जिन्हें हम आर्थिक वनस्पति बोल सकते हैं, इकोनॉमिकल दृष्टि से। ठीक है, तो प्रतिपालनीय कृषि, तो सबसे पहले तो हम प्रतिपालनीय कृषि की परिभाषा देखेंगे। हर पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ पे समझते चलेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल चैप्टर है। यदि आप यहीं पर ध्यान देंगे तो आपको यहीं पर ये लर्न हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए प्रतिपालनीय कृषि क्या इसकी डेफिनेशन है। कृषिजन्य पादप तथा पालतू जंतुओं के उत्पादन व संवर्धन का ऐसा समाकलित तंत्र जिसके अंतर्गत इनके उत्पादन स्थल को बिना किसी प्रकार की हानि पहुंचाए उत्पादन को दीर्घकाल तक चलाना, जिससे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। प्रतिपालनीय कृषि कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, सस्टेनेबल फार्मिंग की डेफिनेशन आपको याद रखनी है ना, कि अर्थात प्रतिपालनीय कृषि क्या है। समझ में आ रही मेरी बात? तो मैंने पूरी डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिख दी है। हम एक बार उसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर जो हम प्रतिपालनीय कृषि की बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। तो सीधी सी भाषा में मैं आपको बता दूं, देखिए, कृषिजन्य पादप मतलब ऐसे प्लांट जो कृषि के लिए काम में लिए जाएं, तथा पालतू जंतु, दो चीज़ों पे यहाँ पे हमने विशेष गौर किया है। एक तो अपने कृषि योग्य प्लांट और वो जंतु जिनका हम पालन कर सकते हैं। बात समझना, दोनों चीज़ हमने ले ली। और आपको ये भी पता है कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल इन्हीं दो चीज़ों से होती है, एक तो प्लांटों से और एक जंतुओं से। होती है नहीं होती, है ना? तो कृषिजन्य पादप तथा पालतू जंतुओं के उत्पादन मतलब उनसे जो भी प्रोडक्ट हम बनवाते हैं प्लांटों से और जंतुओं से, वह संवर्धन, संवर्धन का मतलब वही हो गया इनका जनन प्रक्रिया वगैरह करना, है ना, का ऐसा समाकलित तंत्र, यानी कि प्लांट और जंतुओं के उत्पादन और संवर्धन का एक ऐसा सिस्टम, एक जॉइंट सिस्टम, जिसके अंतर्गत हम इनके उत्पादन स्थल को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएं। बात समझो,
जो हमारे काम के प्लांट और पालतू जंतु हैं उनके उत्पादन स्थल को यदि हम कोई हानि नहीं पहुंचाएं और उनसे प्राप्त उत्पादों को हम लंबे समय तक बनवाते रहें जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, ऐसी कृषि को हम प्रतिपालनीय कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिपालनीय कृषि कहते हैं। तो समझ में आ गई आपको डेफिनेशन कि सस्टेनेबल फार्मिंग क्या है। सस्टेनेबल फार्मिंग का सीधा सा मतलब है कि आप प्लांट और जंतुओं के उत्पादन स्थल को बिना किसी प्रकार की हानि पहुंचाए यदि उनसे लगातार प्रोडक्ट ले रहे हैं जिससे आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, ऐसी ही कृषि को हम सस्टेनेबल फार्मिंग बोलते हैं, प्रतिपालनीय कृषि बोलते हैं। क्लियर? तो ये है भाई प्रतिपालनीय कृषि, जिसमें हम प्लांट और जंतुओं से सम्मिलित रूप से अपने लिए प्रोडक्ट लेते रहते हैं, जिनसे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उसे अपने लिए काम में लेते रहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई आपको बात प्रतिपालनीय कृषि की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी विधियां, कि जो हम प्रतिपालनीय कृषि करते हैं इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, है ना। तो देखिए, इसकी निम्न विधियां हैं। नंबर 1, जैविक कृषि। नंबर 2, मिश्रित कृषि। नंबर 3, मिश्रित शस्योत्पादन। नंबर 4, फसल चक्र। और नंबर 5 है जैवनाशियों का प्रयोग। किसका प्रयोग? जैवनाशियों का। ठीक है, तो देखिए भाई, प्रतिपालनीय कृषि क्या है इसकी हम डेफिनेशन कर चुके हैं कि भाई ऐसी कृषि जिसमें हम अपने प्लांट और जंतुओं के उत्पादन स्थलों को बिना किसी प्रकार की हानि पहुंचाए उन्हें लंबे समय तक चलाएं जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, ऐसी कृषि को हम सस्टेनेबल फार्मिंग बोल के चलते हैं। ठीक है, अब वो ये कहता है कि जो हम प्रतिपालनीय कृषि करते हैं इसकी निम्न विधियां हैं। अब वो विधियां कौन कौन सी हैं, यहीं से क्वेश्चन हमें आने हैं। ठीक है, तो पूरा चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट है। जब हम इन विधियों की बात कर लेंगे तो हमारा पूरा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो देखिए, निम्न विधियों में सबसे पहली है जैविक कृषि, दूसरी है मिश्रित कृषि, थर्ड है मिश्रित शस्योत्पादन, 4 है फसल चक्र और 5वां है जैवनाशियों का प्रयोग। इन 5 विधियों की सहायता से हम अपनी सस्टेनेबल फार्मिंग को कंप्लीट करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? ये जो 5 विधियां हैं, इन विधियों की सहायता से हम अपनी सस्टेनेबल फार्मिंग को कंप्लीट करते हैं भाई। ठीक है, तो एक एक करके 1 बाय 1 हम अपनी इन 5 विधियों को डिटेल से पढ़ेंगे और इन्हीं विधियों से क्वेश्चन आएंगे आपको। अब आपको ये देखना है किस विधि से किस प्रकार का कौन सा क्वेश्चन बनना है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं भाई। तो ये डेफिनेशन और विधि आपको याद हो गई, याद हो जाएंगी आराम से ना, कि भाई प्रतिपालनीय कृषि क्या है और इसकी क्या क्या विधियां हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, जैविक कृषि, जिसको हम बोलते हैं
ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है भाई। तो जैविक कृषि, बात को जरा ध्यान से समझो। मैं आपको एक बात यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं, जहां भी जैविक शब्द लग जाए समझ लेना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। मेरी बात को जरा ध्यान से समझो। आप एक सस्टेनेबल फार्मिंग कर रहे हैं और सस्टेनेबल फार्मिंग का उद्देश्य होता है कि आप किसी भी प्रकार से प्लांट और जंतुओं को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। बिना हानि पहुंचाए आप उनसे लंबे समय तक प्रोडक्ट लेंगे। यही आपकी सस्टेनेबल फार्मिंग थी, यही थी ना। अब उसकी विधियां हम देख रहे हैं कि किन किन विधियों से हम अपनी सस्टेनेबल फार्मिंग को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहली है ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि जैविक कृषि। वर्तमान समय में कौन सी खेती हो रही है? रासायनिक खेती हो रही है। कौन सी हो रही है? रासायनिक खेती हो रही है। प्राचीन समय में जब बिल्कुल भी यूरिया, ये डीएपी वगैरह नहीं थी, तो उस समय जो कृषि चलती थी वो ऑर्गेनिक खेती होती थी, जैविक खेती जिसको बोलते थे। लेकिन वर्तमान समय में अंधाधुंध रासायनिक खेती की जा रही है, जिससे उत्पादन तो बहुत होता है लेकिन वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। समझ में आ रही मेरी बात, है ना? तो सबसे पहली जो विधि है वो जैविक कृषि है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं इसकी आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता, है ना? तो पहले मैं लिख देता हूं, वर्तमान समय में उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर इनके निर्माण के लिए खनिज ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है, जिससे लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। अतः मृदा की उर्वर क्षमता को बनाए रखना तथा प्रदूषण को कम करना, प्रदूषण को कम करने के लिए हम जैविक कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए भाई, मैं आपको बता दूं कि जब आप जैविक कृषि वाला टॉपिक देखेंगे, जो पहली विधि है,
तो उसमें स्टार्टिंग में एक छिपा हुआ क्वेश्चन है और उस छिपे हुए क्वेश्चन की हमें बहुत कम ही पता चलता है ना। लेकिन मेरी नज़र में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा भी जा सकता है। हालांकि नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है। देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। पहला क्वेश्चन जैविक कृषि में यही बनता है कि आखिर हम जैविक कृषि को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, या वो आपसे एक बेसिक क्वेश्चन यहां से पूछ ले कि वर्तमान समय में हम जैविक कृषि को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, इसके कारण बताओ। मतलब ऐसे कारण बताओ जिस वजह से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग की हमें आवश्यकता पड़ रही है। क्वेश्चन समझ में आया आपको क्या, कि वर्तमान समय में हमें जैविक खेती की आवश्यकता क्यों है ना, या वर्तमान समय में हम जैविक कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि हम क्या ऐसे कारण हैं जिस वजह से हम वर्तमान समय में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं आपको उसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। तो आप देख लीजिए क्या कारण है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रीफर कर रहे हैं वर्तमान समय में। तो देखिए वर्तमान समय में क्या है, उत्पादन बढ़ाने के लिए हम रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर, बिल्कुल कर रहे हैं भाई, है ना। हमेशा यूरिया डीएपी वगैरह डालते ही रहते हैं, आपने देखा है सभी ने। क्यों डाल रहे हैं, उत्पादन बढ़े। आज देखो कितने कितने कितनी कितनी पैदावार होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इससे क्या होता है, मृदा की जो उर्वरा शक्ति है, उर्वरा शक्ति का मतलब होता है उसमें क्षमता जो बीज को अंकुरित कराए, उसे पोषण प्रोवाइड कराए, है ना। तो वो इसकी उर्वरा क्षमता होती है मिट्टी की। लगातार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से जो खेत की मिट्टी होती है उसकी उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती है या कम होती जा रही है। एक हानि तो ये हो गई, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से एक हानि तो ये हो गई कि इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती है। दूसरी सबसे बड़ी और क्या कमी है कि इन रासायनिक उर्वरकों को बनाया जाता है कंपनी में, और इन्हें बनाने के लिए हम दूसरी तरफ अपने खनिज ईंधन कोयला पेट्रोलियम को भी जला रहे हैं, तो खनिज ईंधन भी कम हो रहे हैं। और तीसरी हानि उनसे ये हो रही है कि उनसे जो धुआं उठता है उससे प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो आप देख लीजिए कि यदि आप और रासायनिक खेती यूज करते हैं, रासायनिक खेती यदि आप अपनाते हैं तो आपको कितनी सारी हानियों का सामना करना पड़ रहा है ना। उर्वरा शक्ति कम हो रही है, आपके खनिज ईंधन कम हो रहे हैं, और सबसे खतरनाक बात है इससे लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। और प्रदूषण यदि बढ़ रहा है तो कितनी सारी हानियां होती हैं, आप सभी देखते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, ये सारी आप देख रहे हैं। तो ये है हानि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग करने से। तो इसलिए आज हम क्या सोच रहे हैं कि हम मृदा की उर्वरा क्षमता को बनाए रखें, और प्रदूषण को यदि हमें कम करना चाहें तो हमें किस खेती को बढ़ावा देना चाहिए, जैविक कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। किसको बढ़ावा देना चाहिए, जैविक कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। क्यों, क्योंकि जैविक कृषि का मतलब होता है आप केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से खेती कर रहे हैं, जिसमें केवल आपको फायदा ही फायदा है, कहीं भी नुकसान वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें जैविक कृषि की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि आखिर आपको जैविक कृषि की क्यों आवश्यकता है ना। सिंपल है, रासायनिक उर्वरकों से मृदा की उर्वर शक्ति कम हो रही है,
प्रदूषण हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए ही हमें जैविक कृषि को क्या देना है, बढ़ावा देना है, या हमें जैविक कृषि की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है भाई, तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो आप इसको समझ लेंगे, क्वेश्चन को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि जैविक कृषि के क्या उद्देश्य हैं। बात को जरा ध्यान से समझो। हमारी पहली विधि चल रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि। तो जैविक कृषि में पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया कि आखिर हमें जैविक कृषि की क्यों आवश्यकता है। अब दूसरा क्वेश्चन है जैविक कृषि के क्या उद्देश्य हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो देखते हैं इसके क्या क्या उद्देश्य हैं भाई। सबसे पहला, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि तथा उसे चिरस्थायी बनाए रखना। ठीक है। सेकंड है सूक्ष्म जीवों, मृदा जीवों, पौधों व जीवों से संबंधित कृषि प्रणाली में जैविक क्रियाओं का बढ़ावा देना को। थर्ड है प्राकृतिक तंत्रों को दबाने के बजाय उनका मित्रवत प्रयोग करना। उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थों में वृद्धि, या मैं कह सकता हूं उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थों का उत्पादन। ठीक है। नवीन कृषि तकनीक से प्रदूषण को समाप्त करना। ठीक है भाई, तो देखिए ये 5 जैविक कृषि के उद्देश्य हैं। ठीक है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि जैविक कृषि के उद्देश्य क्या हैं। तो आपको बताना, उद्देश्य का मतलब है कि आखिर किन कारणों से आप अपनी जैविक कृषि को काम में ले रहे हैं, क्या क्या आपने इसके उद्देश्य बनाए हैं कि भाई हमें इन कामों को करना है, इसलिए हम जैविक कृषि को काम में लेंगे, है ना। तो देखिए इसके उद्देश्य हैं कि एक तो मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करना और उसे चिरस्थायी बनाए रखना, मतलब उसे लंबे समय तक बना के रखना। ये पहला उद्देश्य है हमारी जैविक कृषि का। दूसरा, सूक्ष्म जीव, मृदा जीव, पौधे और जीवों, इन सभी से संबंधित जो कृषि प्रणाली है उनमें हमें जैविक क्रियाओं को क्या देना है, बढ़ावा देना है ना। नेक्स्ट, प्राकृतिक तंत्रों को दबाने की बजाय, मतलब जो प्रकृति प्रदत्त तंत्र हैं जिनसे हम खेती कर सकते हैं उनको दबाने की बजाय हमें उनका मित्रवत प्रयोग करना है। जैसे हमारे कोई भी सूक्ष्म जीव है ना, तो उनको हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है, उनको काम में लेना है खेती में। समझ रहे हैं। और उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थों में वृद्धि,
या खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करना, ये भी हमारा उद्देश्य है जैविक कृषि का। और जैविक कृषि का एक ये भी उद्देश्य है कि नवीन कृषि तकनीक से प्रदूषण को क्या करना, समाप्त करना। क्या करना, समाप्त करना। तो ये भाई 5 उद्देश्य हैं जैविक कृषि के, जो आपको याद हो जाने चाहिए। बहुत नॉर्मल है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि आखिर जैविक कृषि के क्या उद्देश्य हैं। तो आप देख लेंगे इन उद्देश्यों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यहीं से एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जहां से बोर्ड एग्जाम हमेशा क्वेश्चन पूछता ही रहता है। ध्यान रखना आप इस बात को। अब जो टॉपिक चलेगा वह टॉपिक हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसे मैं बोलता हूं जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपके सामने लिख दिया है, बायो फर्टिलाइजर। क्या है, बायो फर्टिलाइजर, जिसको बोलते हैं जैव उर्वरक। अब जो ये जैव उर्वरक हैं, यही मोस्टली काम लिए जाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। रासायनिक उर्वरक और जैव उर्वरक 2 प्रकार के उर्वरक हैं। यदि आप रासायनिक उर्वरक काम में लेते हैं तो हो गई रासायनिक खेती, और यदि आप जैव उर्वरक काम में लेते हैं तो हो गई जैविक खेती। क्लियर सी बात है। और एक बात मैं आपको यही क्लियर कर दूं कि जैव उर्वरक का मतलब होता है सीधा सा जीवाणुओं से, यानी कि सूक्ष्म जीव से। समझ में आ गई मेरी बात? जैव उर्वरक का सीधा सा मतलब किससे है, सूक्ष्म जीवों से है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है बायो फर्टिलाइजर्स। डेफिनेशन, ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ा दें, बायो फर्टिलाइजर कहलाते हैं। बात को जरा ध्यान से समझो। पहली डेफिनेशन यही पूछी जाती है आपसे कि जैव उर्वरक क्या है, बायो फर्टिलाइजर क्या है, तो आप सीधा सा आंसर देंगे ऐसे सूक्ष्म जीव। यदि आप सूक्ष्म जीव नहीं लिखें तो आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेगा। ये जैसे आप लिख दें जो मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ा दें, बायो फर्टिलाइजर कहलाते हैं। भाई बिल्कुल गलत है। अरे कौन बढ़ा दें, सूक्ष्म जीव, क्योंकि मृदा की उर्वरा शक्ति को और भी बढ़ा सकता है। समझ रहे आप मेरी बात को? तो आपका जो बायो फर्टिलाइजर की डेफिनेशन है, यदि आप उसमें सूक्ष्म जीव शब्द ऐड नहीं करेंगे तो आपको प्रॉपर नंबर एग्जामिनर नहीं देगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो आप याद रखना, जब भी आप बायो फर्टिलाइजर की डेफिनेशन लिखें उसमें आपको सूक्ष्म जीव जरूर ऐड करना है। तो एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं उन्हें जैव उर्वरक कहते हैं। मतलब यहां जैव उर्वरक आप जीवाणुओं को बोलेंगे, सूक्ष्म जीवों को बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो हुई डेफिनेशन कि भाई बायो फर्टिलाइजर क्या है, तो आपको याद रह जाएगी आराम से बायो फर्टिलाइजर। अब हम देखते हैं इसके प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं भाई पहले ही, और जो मैं इंपॉर्टेंट बता दूं ना आप उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। प्रकार, ये 6 प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये जो 6 प्रकार के बायो फर्टिलाइजर्स है ना, आप सभी को पढ़ चुके हैं। तो जब आप पढ़ ही चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत नॉर्मल है। ठीक है, अभी मैं आपके सामने नाम लूंगा, आप बोलेंगे सर ये तो नॉर्मल है। ठीक है,
तो भाई कौन कौन से हमारे 6 प्रकार के जैव उर्वरक है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला राइजोबियम जीवाणु, दूसरा असहजीवी जीवाणु, तीसरा साइनो बैक्टीरिया, चौथा माइकोराइजा, पांचवा फॉस्फेट विलयनकारी, छठवां कार्बनिक खाद। देखिए भाई, ध्यान से आप मेरी बात को समझो। मैं कब से कह रहा हूं कि बायो फर्टिलाइजर में सूक्ष्म जीव आते हैं भाई। कौन आते हैं? सूक्ष्म जीव। तो आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि यार कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो खेती में काम आते हैं। तो आप भूल गए क्या? N2 फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अरे आपकी फसल को बढ़ावा, यूरिया डीएपी में क्या होता है भाई? नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन होती है, फॉस्फेट और नाइट्रोजन होती है। मैं आपको कितनी बार बताऊं, जो आप रासायनिक उर्वरक काम में ले रहे हैं उसमें एनपीके नहीं है ना? एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। तो यदि आपको ये भी पता है ना कि सूक्ष्म जीव भी तो नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं हमारे प्लांटों को, तो बस आप रासायनिक उर्वरक को छोड़कर उन्हीं जीवाणुओं का यदि आप काम में लेंगे जो N2 फिक्सेशन करें, उसी को आप ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलेंगे या बायो फर्टिलाइजर बोलेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना आप। जैव उर्वरक का मतलब आप जीवाणुओं को बोलेंगे, ये बात आप याद रखो। ठीक है, तो 6 प्रकार के हमारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं। पहला है राइजोबियम जीवाणु, आप जानते हैं यार इसको, यह एक सहजीवी जीवाणु है, राइजोबियम जीवाणु। दूसरी बात असहजीवी जीवाणु, मैंने बताया था कि कुछ जीवाणु तो सहजीवी संबंध बना के रखते हैं जैसे राइजोबियम, और कुछ मृदा में स्वतंत्र रूप से रहते हैं जैसे एजेक्टोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, एजोस्पेरिलम, ये बताए थे मैंने। साइनोबैक्टीरिया, बताओ नीलहरित शैवाल है, N2 फिक्सेशन करते नहीं करते। माइकोराइजा, ये माइकोराइजा मैं आपको 11th क्लास में बता चुका हूं। कवक मूल, याद है कवक मूल, कि यदि कवक किसी पौधे की जड़ों के साथ रहे तो उसे हम कवक मूल बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं, बताया था। फॉस्फेट विलयनकारी जीवाणु, एक स्यूडोमोनास नाम का जीवाणु होता है जो फॉस्फेट को प्राप्त कराता है प्लांटों के लिए। और एक कार्बनिक खाद, तो आप जानते ही हैं, जो घरेलू कचरे से, गोबर से जो खाद बनाई जाती है उसे हम कार्बनिक खाद बोलते हैं। यदि हम उसका प्रयोग करें तो भैया जैविक खेती है। समझ में आ रही मेरी बात है ना? तो ये हमारे 6 क्या हैं? बायो फर्टिलाइजर्स हैं। याद रह जाएंगे आपको 6 बायो फर्टिलाइजर्स, है ना? एक एक करके बात कर लें इनकी, ज़्यादा टिपिकल नहीं है बिल्कुल भी। तो पहले तो ये सिस्टम आप समझो, बायो फर्टिलाइजर की डेफिनेशन और इसके 6 प्रकार। अभी हमारी जैविक कृषि ही चल रही है, यही एक बड़ा है, बाकी कल ये खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा सा चैप्टर है। ये मोस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं इसके, यो मान के चलो आप। तो ये बायो फर्टिलाइजर की डेफिनेशन और इसका मतलब आपको समझ में आ गया। ये 6 प्रकार के हमारे पास क्या हैं? बायो फर्टिलाइजर्स हैं। अब इनकी एक एक करके धीरे धीरे छोटी छोटी इसकी बातें करते हैं, है ना भाई? तो सबसे पहला है राइजोबियम जीवाणु। अब देखो मैं आपको बता दूं, इसकी जो थ्योरी है वो बहुत ही सिंपल है, आप पढ़ेंगे तो आप पूरी चीज समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आपको यहां ऐसे ही बता देना चाहता हूं, है ना?
देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है कि राइजोबियम जीवाणु दलहन पादपों की जड़ों में गांठों में स्थित रहता है। बताओ रहता नहीं रहता? मेरी बात सुनो आप। राइजोबियम जीवाणु को आप एक बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में काम ले रहे हैं, है ना? तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। आपसे वो क्वेश्चन पूछे कि राइजोबियम जीवाणु को जैव उर्वरक की तरह काम में लिया जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो आप बोलेंगे राइजोबियम जीवाणु दलहन प्लांटों की जड़ों में रहता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलकर उसे प्लांटों को प्रोवाइड कराता है। बताओ, सिंपल सी बात है। तो अतः यह एक बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है। अब आपको पता भी है ना, जो मैंने राइजोबियम जीवाणु की स्थिरीकरण क्रिया बताई थी चैप्टर नंबर 12 में, उसमें ये क्या करता था, वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेता था और इसमें एक जीन होता था ना, नेफ्जीन, जो एक एंजाइम का संश्लेषण करता था नाइट्रोजनेज का। तो ये नाइट्रोजनेज क्या करता है भाई, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेकर उसे अमोनिया में चेंज कर देता था। ठीक है, यहाँ और 8 हाइड्रोजन आयन भी आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन भी आएंगे। तो वायुमंडल की नाइट्रोजन को ये अमोनिया में बदल देता है कौन, राइजोबियम जीवाणु, और इस अमोनिया को प्रोटीन में बदलकर हमारे कौन ले लेते हैं, इसे प्लांट ले लेते हैं। ठीक है, तो यह भी एक प्रकार का कौन है, जैव उर्वरक है। आप इसको पढ़ेंगे पूरी बात समझ जाएंगे। नेक्स्ट है असहजीवी। तो असहजीवी में आप लिखेंगे कि इसमें एजेटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम आदि जीवाणु नाइट्रोजन को, बात समझो, आदि जीवाणु नाइट्रोजन को उसके यौगिक के रूप में बदल देते हैं, मतलब अमोनिया में या प्रोटीन में। और जब ये जीवाणु नष्ट हो जाएं, देखो बात समझो, यह एक एजेटोबैक्टर जीवाणु है, यह असहजीवी जीवाणु है। ये क्या करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को ये अमोनिया में चेंज करके और उसको प्रोटीन में चेंज करके रख लेता है। ठीक है, अब जब इसकी हो जाए मृत्यु इस जीवाणु की, तो इसको जो अपघटन करने वाले जीवाणु हैं, मतलब ऐसे जीवाणु जो इसको भी अपघटन कर दें, जब ये इसका अपघटन करते हैं ना, तो ये प्रोटीन को क्या करते हैं, नाइट्राइट और नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं, और इस नाइट्राइट और नाइट्रेट को कौन ले लेते हैं, प्लांट ले लेते हैं। तो इस प्रकार देखो, असहजीवी जीवाणु भी बायो फर्टिलाइजर की तरह काम कर रहे हैं। आप इसकी डेफिनेशन पीडीएफ में पढ़ेंगे, आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। यही चीज लिखी हुई है जो मैं बोल रहा हूं, है ना। जैसे कुछ जीवाणु एजेटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम आदि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिक में बदल देते हैं, और जब इनकी मृत्यु हो जाए तो इनको अपघटन करने वाले जीवाणु उस यौगिक को अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिन्हें पौधे ग्रहण कर लेते हैं। बस इस प्रकार, है ना। तीसरा है साइनोबैक्टीरिया। तीसरा जो बायो फर्टिलाइजर है वो है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया मतलब नीलहरित शैवाल। तो इसकी जो मोस्ट वन एग्जाम्पल है वो है नॉस्टॉक एनाबीना। नॉस्टॉक एनाबीना ऐसे दोष हैं जिन्हें साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। अब आप बोलेंगे ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो भी नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, इनमें एक सेल होती है जिसको हेटेरोसिस्ट कोशिका बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया के पास एक विशेष कोशिका होती है जिसे हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। ये कोशिका नेफ्जीन बनाती है और नेफ्जीन वही नाइट्रोजनेज बनाती है। और ये नाइट्रोजनेज क्या करेगा, नाइट्रोजन को फिक्स करेगा यार, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये तो एक बात हुई। इसी से एक क्वेश्चन आता है कि साइनोबैक्टीरिया की जो वृद्धि होती है उसके लिए, साइनोबैक्टीरिया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं।
एक क्वेश्चन आता है कि धान के खेतों में या धान की फसल के साथ हम साइनोबैक्टीरिया को डालते हैं क्यों? तो ये सीधा सा मैं आपको बता दूं कि साइनोबैक्टीरिया का जो उत्पादन होता है, जो उपयुक्त स्थल होता है, वो धान के खेत होते हैं, वहां पे पानी होता है। तो वर्तमान समय में हम क्या कर रहे हैं, एक एजोला नाम की फर्न है। एजोला एक टेरिडोफाइट प्लांट है, और मैं आपको बता दूं इस फर्न की पत्तियों में एनाबीना नाम का साइनोबैक्टीरिया रहता है। बात को जरा ध्यान से समझो आप मेरी को। एजोला एक टेरिडोफाइट प्लांट है, और इस प्लांट की जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों में ये एनाबीना साइनोबैक्टीरिया रहता है ना। अब एक बात बताओ, यदि आपको अपने चावल के उत्पादन में वृद्धि करवानी है तो आप क्या करते हैं, वर्तमान समय में इस एजोला फर्न को अपने धान के खेतों में डाल देते हैं, ठीक है। और हमें पता है इस एजोला फर्न की पत्तियों पर कौन है, साइनोबैक्टीरिया। समझ में आ गई बात? तो ये साइनोबैक्टीरिया क्या करेगा, नेफ्जीन के माध्यम से अपनी वायुमंडल के नाइट्रोजन को यौगिक बनाएगा और अपने धान के पौधों को प्रोवाइड कराएगा, जिससे हमारे फसल उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसलिए हम धान के खेतों में अच्छी पैदावार के लिए क्या डालते हैं, उसमें एजोला नाम की फर्न डालते हैं। क्या डालते हैं, एजोला नाम की फर्न डालते हैं, है ना। समझ में आ गई बात? तो यदि क्वेश्चन आए कि धानों के खेतों में एजोला फर्न को डाला जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको सिंपल कहना है, यदि एजोला फर्न हम डालें तो उसमें एनाबीना साइनोबैक्टीरिया रहता है, जो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। अब दूसरा क्वेश्चन वो यहीं से चेंज करता है कि यदि एजोला फर्न के स्थान पर मार्सिलिया फर्न डाली जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सिंपल बोलेंगे, यदि एजोला फर्न के स्थान पर और कोई सी भी फर्न डालें तो उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया है वो तो केवल एजोला की पत्तियों पर ही रहता है। तो दो क्वेश्चन यहां से मुख्य रूप से बेसिक नॉलेज पर वो आपसे पूछेगा, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया वाले टॉपिक से, आप उसको याद रखना, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। फिर है माइकोराइजा। तो माइकोराइजा बोलेंगे, यदि कवक किसी पौधे की जड़ों के साथ संबंध बनाकर रहे तो हम उसे माइकोराइजा बोलते हैं, कवक मूल कहते हैं। तो कवक क्या करता है, कवक तो उससे सहारा लेता है रहने के लिए, और बदले में उस प्लांट को क्या देता है, पोषक तत्व देता है। तो हमारा माइकोराइजा भी एक प्रकार का बायो फर्टिलाइजर्स है। फिर आता है फॉस्फेट विलयनकारी। तो ऐसी फॉस्फेट जो पौधों को प्राप्त नहीं होती, मतलब जिसको मैं अप्राप्य फॉस्फेट बोलूंगा, उसे स्यूडोमोनास नाम का जीवाणु प्राप्य फॉस्फेट में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराता है। तो बताइए, फॉस्फेट विलयनकारी जीवाणु एक प्रकार का बायो फर्टिलाइजर्स है। लास्ट है कार्बनिक खाद, कि जो हमारे घरेलू अपशिष्ट हैं, कृषि प्रोडक्ट वगैरह हैं, ये सभी कार्बनिक खाद बनाते हैं, जो भी बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करती है, ठीक है भाई। तो ये आपका कंप्लीट हुआ बायो फर्टिलाइजर्स। क्या कंप्लीट हुआ है, बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर की डेफिनेशन याद करो, उसके 6 प्रकार याद करो, और जब आप उसके 6 टाइप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही नॉर्मल लगेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइनोबैक्टीरिया वाला, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया वाला। यहां से ज़्यादातर चांस होते हैं क्वेश्चन पूछने के, ठीक है। तो इसको आप जरूर याद रखना, साइनोबैक्टीरिया वाले को। इसका एक ही कंसेप्ट है, एजोला फर्न वाला। यदि एजोला फर्न डालेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, और इसके स्थान पर कोई और फर्न डालेंगे
तो उत्पादन बढ़ेगा नहीं, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नुकसान हो सकता है, इतना याद रखो। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतनी ही बात करते हैं। आज आपके पास जो मोस्ट वन क्वेश्चन है वो बायो फर्टिलाइजर्स है, इसको आप जरा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, बाकी कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, तो बाकी बातें करेंगे अब कल। ठीक है, तो बहुत ढंग से आप अपने इसको पढ़ के चलना भाई।